अब IMDb ने तो इस मूवी को 8.3 की रेटिंग दी है, लेकिन भाई मैं इस मूवी को 20 आउट ऑफ 10 की रेटिंग देता हूँ, क्योंकि इस मूवी को हजम करने के लिए मुझे 3 बार ब्रेक लेनी पड़ी। सो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए मूवी पर फोकस करते हैं। अब मूवी स्टार्ट होती है अजीब और एक दांसू सी सीन के साथ। एक आदमी बिल्डिंग से गिरने वाला होता है और दूसरा उसकी टाई कस के पकड़कर खड़ा होता है, लेकिन यहाँ तक ये समझ नहीं आता कि वो उसे बचाना चाहता है या उसे खुद गिराने की कोशिश कर रहा है। फिर टाई पकड़ा आदमी उसे कहता है, मैं तुम्हें मेरी कहानी सुनाना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ी देर बाद मरना। गिरने वाला आदमी हैरान होकर बोलता है, भाई ये कहानी सुनाने का कौन सा तरीका है, और वैसे तुम हो कौन, तुम्हारा नाम क्या है? तब भी वो आदमी धीरे से कहता है, मेरा नाम है डेसू, ओ डेसू। और यहीं से कहानी पास्ट में चली जाती है। हम देखते हैं एक आदमी पूरा ड्रंक पुलिस स्टेशन में बकलोली कर रहा होता है, कभी दूसरे मुजरिमों को तंग करता है और कभी पुलिस स्टेशन में ही सुसु करने लग जाता है, और उसे किसी को छेड़ने के जुर्म में पकड़ा गया होता है। अब ये कोई और नहीं, ये वही आदमी होता है, ओ डेसू, एक केयरलेस आदमी जो अपनी वाइफ और अपनी डॉटर को भी सीरियसली नहीं लेता, लेकिन फिर भी वो ऑफिसर्स को कहता है, आज मेरी बेटी का बर्थडे है, मैंने उसके लिए गिफ्ट भी खरीदा है, तो मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। और इतना बोलने के बाद वो फिर से बेंच के पास सुसु करने लग जाता है। इसी पल उसका दोस्त जू हुआन उसे पुलिस स्टेशन से निकलवाने के लिए आता है, और जैसे वो उसको पुलिस स्टेशन से ले जा रहा होता है, जाते जाते भी डेसू सुधरने का नाम नहीं लेता। वो पुलिस वालों को गाली देकर वहां से भाग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डेसू एक फोन बूथ पे खड़ा अपनी बेटी से बात कर रहा होता है। वो कहता है, पापा ने तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदा है, तो अपने पापा का इंतजार करना, हाँ पापा जल्दी कर आ रहे हैं। फिर उसका दोस्त जू हुआन फोन लेकर उसकी बीवी से बात करने लगता है, और वो बोलता है, डेसू थोड़ा लेट हो गया, लेकिन वो जल्दी कर आ जाएगा। लेकिन बस कुछ सेकंड्स के अंदर डेसू वहां से हवा हो जाता है, लिटरली गायब हो जाता है। ना कोई फाइट, ना ही चीखने चलाने की आवाज आती है। उसकी बेटी का गिफ्ट रोड पर गिरा हुआ होता है। कट सीन होता है और डेसू वहां खोलता है एक छोटे से कमरे में, एक ऐसा कमरा जो ना तो जेल ही लगता है ना ही होटल का रूम लगता है। स्टार्टिंग में तो डेसू को लगता है कि शायद ये कोई प्रैंक है। वो कमरे में चलाता है और दरवाजा तोड़ने की भी कोशिश करता है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसे इसी कमरे में 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 15 साल गुजारने पड़ेंगे। उसको खाने के लिए खाना तो मिलता है, लेकिन हर रोज एक ही चीज, सेम फ्राइड डम्पलिंग्स, बार बार हर बार। अब 1 साल बाद अकेले उस कमरे में डेसू धीरे धीरे पागल सा होने लगता है। अब बात करने के लिए उसके पास तो कोई है नहीं सिवाय उस टीवी के, जो अब उसकी पूरी दुनिया बन चुका है। यहाँ तक कि उसे डेट और टाइम भी उस टीवी से ही पता चलता है। और फिर एक दिन वो टीवी पर एक शॉकिंग न्यूज देखता है, उसकी वाइफ का मर्डर हो चुका होता है। लेकिन उसी वक्त उसका ध्यान उसके हाथ पर जाता है। उसे फील होता है कि जैसे उसकी स्किन के अंदर कुछ चल रहा हो, और जब वो अपने हाथ पे ध्यान से देखता है तो उसकी स्किन के नीचे से एक चींटी बाहर निकलती है। लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग बात ये होती है कि उसे ना तो दर्द हो रहा होता है और ना ही वो उसे देखकर ज्यादा हैरान ही लगता है। वो बस उस चींटी को अपने हाथ से हटा देता है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर दोबारा टीवी पर जाती है, वो जम ही जाता है। टीवी पर उसकी फोटो आ रही होती है। पुलिस के अकॉर्डिंग उसकी बीवी का खूनी वो खुद डेसू होता है। और यहीं से मूवी धीरे धीरे साइकोलॉजिकल हॉरर फील देना स्टार्ट कर देती है। एक तरफ अपनी वाइफ की मौत और दूसरी तरफ खुद को खूनी देखना। डेसू पूरी तरह से अंदर से टूटने लगता है और अचानक उसकी पूरी बॉडी से चींटियां निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं, इतनी ज्यादा कि उसकी पूरी बॉडी को कवर कर लेती हैं। और इस बार डेसू जोर जोर से चलाने लगता है। सीन फिर से कट होता है और हम देखते हैं 2 आदमी बेहोशी की हालत में डेसू को घसीट कर ले जा रहे होते हैं और उसके हाथ खून से लथपथ होते हैं। ऐसे ही दिन, महीने और साल बीतते चले जाते हैं। उसके अंदर बदला धीरे धीरे एक जहर की तरह बढ़ने लगता है। अब वो रूम में शैडो बॉक्सिंग करना स्टार्ट कर देता है। अपने एनिमीज को इमेजिन करके उन पर पंच करता है और कभी कभी दीवारों पे घुसे मारने लग जाता है। अब वो टीवी पर बॉक्सिंग देख देख कर खुद को ट्रेन कर रहा होता है और धीरे धीरे फील होने लगता है कि वो इंसान कम और एक मॉन्स्टर ज्यादा बन रहा है। लेकिन सबसे स्केरी पार्ट, उसे आज तक रीजन ही नहीं पता होता कि उसने ऐसा क्या किया है कि किसी ने उसे इतने सालों तक बंद करके रखा है। मूवी यहीं से ऑडियंस के दिमाग के साथ भी खेलना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि हम भी एग्जैक्टली वही फील कर रहे होते हैं जो कि डेसू फील कर रहा होता है, कंफ्यूजन, गुस्सा और क्यूरियोसिटी। लेकिन अब यहाँ से इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है। डेसू पिछले कुछ समय से चॉपस्टिक्स अपने पास छुपा कर रख रहा होता है और 9 साल बाद वो उन्हीं चॉपस्टिक्स से दीवार में सुराख करना शुरू कर देता है, धीरे धीरे सिर्फ इसी उम्मीद में कि शायद कि एक दिन वो वहां से बाहर निकल पाएगा। जैसे जैसे दीवार टूटती जाती है वैसे वैसे साल बढ़ते चले जाते हैं और अपनी कैद के 14वीं साल के आखिर में वो फाइनली बाहरी दीवार की एक ईंट निकाल लेता है और उसके सामने बारिश हो रही होती है। लगभग 15 सालों के बाद डेसू पहली बार बारिश को अपने हाथों से महसूस करता है और फिर वो पागलों की तरह अपने हाथों को चाटने लगता है। अब ये नहीं था कि उसको पीने के लिए पानी नहीं मिलता था, लेकिन वो कुछ बारिश की बूंदें उसके लिए किसी ट्रॉफी से कम नहीं थी। अब रात को बेड पे लेटे लेटे वो खुद से बातें कर रहा होता है कि बस 1 महीना और, सिर्फ 1 महीना, फिर मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। लेकिन बाहर जाके मैं रहूंगा कहाँ पे, मैं खाऊंगा क्या, मैं करूंगा क्या। वो पागलों की तरह खुद से बातें कर रहा होता है और खुद को ही जवाब देना शुरू कर देता है, पहले मुझे चोरी करनी पड़ेगी या मुझे डाका डालना पड़ेगा, वो सब बाद में देखा जाएगा, बस मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, बस बाहर निकलना है। पागलों की तरह बातें करता करता वो सो जाता है, लेकिन तब भी उसके कमरे का दरवाजा खुलता है। एक महिला अंदर आती है और उसके बेड के पास आकर अजीब सी बातें करने लगती है, जैसे वो उसे हिप्नोटाइज कर रही हो। अगले सीन में डेसू एक बड़े से बॉक्स के अंदर से बाहर निकलता है और फिर उसे रियलाइज होता है कि वो एक महंगा सूट पहने बिल्डिंग के रूफ टॉप पे खड़ा है। अब 15 साल के बाद सडनली डेसू को छोड़ दिया जाता है, बस ऐसे ही।
ना कोई एक्सप्लेनेशन ना ही कोई रीजन। अब डेसू छत के किनारे के पास एक आदमी को देखता है और ये वही आदमी होता है जिसकी टाई वो मूवी के स्टार्टिंग सीन में पकड़े खड़ा होता है। 15 साल तक किसी भी इंसान को ना देखने की वजह से डेसू उसके पास जाकर उसे कुत्ते की तरह सूंघने लगता है और उसके साथ अजीब सी हरकतें करने लगता है। लेकिन यहाँ हमें यह पता चलता है कि वो आदमी बहुत ही दुखी होता है और वो बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान देना चाहता है और डेसू से बात करते करते वो बिल्डिंग से कूद जाता है। लेकिन उसी वक्त डेसू उसकी टाई पकड़ लेता है और कहता है, मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ, तो थोड़ी देर बाद मरना। और अब स्टोरी दोबारा प्रेजेंट में आ जाती है। डेसू उस आदमी को अपनी पूरी कहानी सुना चुका होता है, लेकिन जैसे ही वो आदमी अपनी कहानी बताने वाला होता है, डेसू बिना कुछ बोले वहां से उठकर चला जाता है और लिफ्ट में जाकर एक औरत को देखकर खुद को बोलता है ये एक औरत है। फिर वो अचानक से उसके सन ग्लासेस छीन लेता है और जैसे ही डेसू बिल्डिंग से बाहर निकलता है वो आदमी भी बिल्डिंग से कूद चुका होता है। अब आजाद होने के बाद उसके पास एक ही मकसद होता है, उस आदमी को ढूंढना जिसने उसे इतने सालों तक बंद करके रखा था। बाहर आने के बाद डेसू कम्प्लीटली लॉस्ट होता है। 15 साल बाद दुनिया बिल्कुल बदल चुकी होती है, लेकिन सबसे पहले डेसू एक फिश शॉप के सामने रुकता है। वो एक फिश को देखकर खुद से बातें करने लगता है जैसे कि ये फिश बहुत फुर्तीली है और वगैरह वगैरह, जो कि ऑब्वियसली उसने टीवी से सीखा था। लेकिन इसी पल एक आदमी उसके पास आता है और उसे एक सेलफोन और थोड़ा कैश देकर चला जाता है। डेसू बिना ज्यादा सोचे वो कैश ले लेता है और कुछ खाने के लिए एक सुशी रेस्टोरेंट में चला जाता है। अब ये सीन बाहर से तो सिंपल लगता है लेकिन अंदर से बहुत ही डिस्टर्बिंग होता है। वो रेस्टोरेंट में जाकर आराम से बैठता है और फिर अचानक से बोलता है मुझे कुछ जिंदा चाहिए खाने के लिए। रेस्टोरेंट की गर्ल उसे वियर्ड लुक देती है और पूछती है क्या। डेसू फिर से कहता है मेरा कुछ जिंदा खाने का मन कर रहा है और फिर उसके सामने एक जिंदा ऑक्टोपस लाकर रख दिया जाता है। अब यहाँ पर एक नोट करने वाली बात होती है। इसी बीच रेस्टोरेंट गर्ल डेसू को देखकर कहती है कि उसे लगता है कि वो उसे पहले कहीं देख चुकी है, बस उसे याद नहीं आ रहा। डेसू अपने मन में सोचता है 15 साल तक तो मैं बंद था, ये शायद ऐसे ही बोल रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि डेसू को भी लगता है कि उसने उस लड़की को कहीं देखा है और फिर बिना हेजिटेट किए डेसू उस ऑक्टोपस को खाना शुरू कर देता है पूरा जिंदा। उस ऑक्टोपस के टेंटिकल्स उसके चेहरे से चिपक रहे होते हैं, लेकिन डेसू बस उसे खाता जा रहा होता है जैसे उसके अंदर का सारा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन एक ही समय बाहर निकाल रहा हो। फिर सडनली रेस्टोरेंट गर्ल उसका हाथ पकड़ लेती है। अब डेसू को भी पता नहीं क्या होता है, वो अचानक से बेहोश हो जाता है। अगले सीन में डेसू रेस्टोरेंट गर्ल के घर में उठता है। वो लड़की उसे बेहोशी की हालत में अपने घर ले आती है। थोड़ी देर बाद बाथरूम में जाने से पहले वो लड़की डेसू को वार्निंग देती है बाथरूम का दरवाजा अंदर से लॉक नहीं होता, तो अगर उल्टा सीधा सोचने की हिम्मत की तो काट कर रख दूंगी। और ये बोलकर वो अपने साथ किचन नाइफ ले जाती है। अब 15 साल तक एक रूम में बंद रहने की वजह से डेसू ऑलमोस्ट एक जानवर बन चुका होता है और जिसका डर था वही होता है। डेसू बाथरूम में चला जाता है और उस लड़की के साथ गलत करने की कोशिश करता है। लड़की तुरंत ही किचन नाइफ का हैंडल उसके सर पर मारती है और डेसू वहां से भाग जाता है। जब वो लड़की बाहर आती है तो देखती है कि डेसू जाने की तैयारी कर रहा होता है। वो अपनी हरकत के लिए शर्मिंदा होता है, लेकिन पता नहीं उस लड़की को क्या होता है। वो उसे रुकने के लिए कहती है और फिर बोलती है मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाई क्योंकि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। और फिर वो अपना नाम बताते हुए कहती है तुम्हें तो मेरा नाम भी पता नहीं होगा, मेरा नाम है मीडो। और सीन कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं मीडो डेसू को एक पर्ची ला कर देती है। उस पर उसकी बेटी का एक एड्रेस होता है जो अब विदेश चली गई होती है। उस पर उसकी वाइफ की कब्र का भी एड्रेस होता है और नीचे उसकी बेटी का फोन नंबर भी लिखा हुआ होता है। लेकिन डेसू अभी अपनी बेटी को फेस करने के लिए रेडी नहीं होता। वो कहता है जिसने मेरी बीवी को मारा और मुझे 15 साल तक बंद करके रखा, उसको मारने के बाद ही मैं अपनी बेटी को मिलूंगा। और तभी डेसू को एक सडनली इंपॉर्टेंट बात रियलाइज होती है। 15 साल तक उसे रोज सेम डम्पलिंग्स दिए जाते थे और अगर वो उस टेस्ट को आइडेंटिफाई कर ले तो शायद वो उस जगह तक पहुंच सकता है जहां उसे कैद करके रखा गया था। अब डेसू और मीडू शहर के डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में जाकर सेम डम्पलिंग्स ऑर्डर करना स्टार्ट करते हैं। पता नहीं कितने रेस्टोरेंट्स, लेकिन उन्हें वो टेस्ट नहीं मिलता। घर वापस आकर डेसू सभी रेस्टोरेंट्स के नाम क्रॉस चेक कर रहा होता है, लेकिन इसी बीच मीडू कंप्यूटर पर एक ऑनलाइन चैटिंग ऐप में किसी अननोन आदमी से बात कर रही होती है। अब डेसू का ध्यान भी उस तरफ चला जाता है। वो स्क्रीन देखने के लिए पास आता है और तभी वो अननोन आदमी उसे मैसेज करता है नई जेल में जिंदगी कैसी कट रही है मिस्टर डेसू। ये देखते ही डेसू फिर से शॉक हो जाता है। इससे मेरे बारे में कैसे पता? क्या ये वही आदमी है जिसने मुझे कैद किया था? और क्या मीडो भी इस सब में मिली हुई है? फिर डेसू उस अननोन आदमी से पूछता है तुम कौन हो? और जवाब आता है एक बड़ी टावर में रहने वाला अकेला राजकुमार। इतना कहकर वो चैट लीव कर जाता है। डेसू अब मीडो को छोड़कर अकेला ही रेस्टोरेंट्स में डम्पलिंग खाने के लिए चला जाता है और फाइनली एक चाइनीज रेस्टोरेंट पर्पल ब्लू ड्रैगन में उसे वही सेम डम्पलिंग्स मिल जाती हैं। और ये फील होते ही डेसू तुरंत डिलीवरी बॉय का पीछा करना स्टार्ट कर देता है।
देता है और आखिरकार वो उस जगह तक पहुंच ही जाता है जहां उसे पूरे 15 साल तक बंद करके रखा गया था। अब डिलीवरी बॉय के पीछे पीछे लिफ्ट में जाते हुए डेसू उसी फ्लोर पर पहुंच जाता है जहां उसे सालों तक बंद करके रखा गया था। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, डेसू सामने बैठे एक आदमी पर सीधा हथौड़े से हमला करता है, उसी आदमी पर जो उस जगह की सिक्योरिटी कर रहा होता है। उसके बाद वो एक ऐसे आदमी तक पहुंचता है जो पूरी बिल्डिंग को कंट्रोल कर रहा होता है और उसने अपनी पूरी दीवार स्क्रीन से भर रखी होती है जिन पर सिर्फ डेसू की रिकॉर्डिंग चल रही होती है। अब यहाँ पर डेसू अपने 15 साल का सारा दर्द उस आदमी पर निकालता है। वो उसके सारे फेस को टेप से बांध देता है, सिर्फ उसका मुंह खुला रहने देता है और फिर उसके दांत एक एक करके निकालने लगता है। पहले तो वो आदमी डेसू को कुछ नहीं बताता, लेकिन फिर एक दो दांत निकालने के बाद वो आदमी डेसू के सामने बकने लगता है कि उसे बस ये करने के लिए बोला गया था और उसने कभी भी उस आदमी का चेहरा नहीं देखा जिसने उसे ऐसा करने के लिए बोला था। लेकिन हाँ, उसके पास उसकी कॉल रिकॉर्डिंग जरूर होती है। अब डेसू उस रिकॉर्डिंग टेप को एक बॉक्स से निकालता है और उस आदमी को साथ लेकर बाहर आ जाता है जहाँ पूरी गैंग उसका इंतजार कर रही होती है। यहाँ डेसू उन सबसे पूछता है, तुम में से AB ब्लड ग्रुप वाले कौन कौन है, अपने हाथ खड़े करो, और फिर वो उस आदमी को उसकी गैंग के हवाले कर देता है। अब यहाँ डेसू चाहता तो उस आदमी को होस्टेज बनाकर आराम से वहां से निकल सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो अकेला ही सबसे लड़ने लगता है, अपनी हर वो ट्रिक यूज करता है जो सालों तक उसने उस कमरे में बंद रहकर सीखी थी। अब हैरान कर देने वाली बात, वो सच में उन सब पर भारी पड़ रहा होता है। कुछ देर बाद सबको गिराने के बाद वो वहां से निकल जाता है, लेकिन इस लड़ाई में उसे भी काफी चोट लगी होती है। खून से लथपथ डेसू सिटी में चलता हुआ अचानक से गिर जाता है। तब भी एक आदमी उसे उठाता है और एक गाड़ी वाले को रोककर उसे घर छोड़ने के लिए कहता है। डेसू उसे थैंक्स बोलता है और वो आदमी भी उसे कहता है, अरे कोई बात नहीं भाई, लेकिन फिर वो अचानक से बोलता है, अलविदा डेसू, और वहां से भाग जाता है। अब डेसू कंफ्यूज गाड़ी में बैठा होता है और सिर्फ एक ही चीज सोच रहा होता है, आखिर उसके साथ चल क्या रहा है। अगले सीन में डेसू मीडो के घर में उठता है। वो देखता है कि उसके सारे जख्मों पर मीडो ने पट्टी कर दी होती है और मीडो खुद वहीं उसके पास सो रही होती है। अब डेसू वो टेप रिकॉर्डिंग सुनना शुरू करता है जो उसने उस आदमी से ली थी जिसके उसने दांत निकाले थे, लेकिन रिकॉर्डिंग सुनते ही जैसे डेसू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे पता चलता है कि वो सिर्फ 15 सालों तक कैद नहीं था, उस पर ह्यूमंस एक्सपेरिमेंट भी किए गए थे और उसे बंद करने से पहले उसकी हर मूवमेंट को सीक्रेटली रिकॉर्ड किया जा रहा था। अब उसे ये शक भी होने लगता है कि कहीं उसके डिसीजंस और उसके इमोशंस को मैनिपुलेट तो नहीं किया गया, लेकिन अभी भी उसे ये समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ आखिर ये सब कर कौन रहा है। अब वो ये टेप अपने दोस्त जूहॉन को सुनाने जाता है जिसने मूवी की स्टार्टिंग में उसे पुलिस स्टेशन से छुड़वाया था। इतने सालों बाद डेसू को देखकर जूहॉन उसे जोर से गले लगाता है और फिर डेसू उसे वो टेप सुनाता है और पूछता है, तुमने ये आवाज पहले कभी सुनी है? मेरे साथ इतनी नफरत आखिर करता कौन था? जूहॉन मजाक में बोलता है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स के 260 पतियों में किसी को नहीं जानता। जूहॉन को लग रहा होता है कि ये किसी लड़की वड़की का चक्कर हो सकता है, क्योंकि पिछली बार भी वो लड़की को छेड़ने में जोरों में पकड़ा गया था। अब ये कैफे वाला सीन देखने में तो नॉर्मल लगता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि यहाँ पर भी डेसू की पूरी फील्डिंग सेट थी। अब डेसू रैंडमली ऑनलाइन चैटिंग ऐप पर मॉन्स्टर टाइप करता है, तो तब उसे लगता है कि वो बस क्यूरियोसिटी में कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसे रियलाइज होने लगता है कि शायद यहाँ कुछ भी रैंडम नहीं है, क्योंकि मॉन्स्टर कीवर्ड टाइप करते ही उसके सामने मीडो की आईडी ओपन हो जाती है। उसके बाद जब वो और जूहॉन एवरग्रीन सर्च करते हैं, तब उन्हें लगने लगता है कि किसी ने पहले से क्लू सेट करके रखे हैं, और जैसे ही वो एवरग्रीन सर्च करते हैं उनके पास एवरग्रीन का मैसेज आ जाता है। उस मैसेज में होता है, कंग्रेचुलेशंस, डेसू पर अपनी पत्नी को मारने वाला केस अब रद्द हो चुका है। और उसके बाद मैसेज में एक पहेली होती है, शिकारी के हाथ से शिकार की तरह और पहेलिये के हाथ से पंछी की तरह। बस पहेली इतनी ही थी। मुझे पता है कि अभी तक ये मूवी आप सबके सर के ऊपर से जा रही होगी, लेकिन इंटरेस्ट में बहुत जल्दी सब चीजें सामने आने वाली हैं, सो बी रेडी फॉर दैट। अब जब डेसू को लगता है कि मीडो की मॉन्स्टर आईडी भी किसी बड़े प्लान का हिस्सा था, तब वो पूरी तरह मेंटली अनस्टेबल हो जाता है और घर जाकर डेसू मीडो को बेड से बांध कर उसे सच अगलवाने की कोशिश करता है, तुम कौन हो और इस सब में कैसे शामिल हो। लेकिन तब भी उसे जूहॉन का फोन आ जाता है। वो बताता है कि उसने एवरग्रीन की डिटेल्स निकलवा ली है, और जो एड्रेस जूहॉन डेसू को देता है वो मीडो के घर के बिल्कुल सामने वाली बिल्डिंग का ही होता है। अब डेसू तुरंत घर से भागता है और उस एड्रेस पर पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही वो देखता है कि 2 आदमी उसका पहले से ही इंतजार कर रहे होते हैं। उनमें से एक आदमी वही होता है जिसने पहले उसे जख्मी हालत में कार में लिफ्ट दिलवाई थी, और दूसरा उसका बॉडीगार्ड जैसा लग रहा था। अब एवरग्रीन बोलता है, तुम कौन हो? मुझे पता है तुम यही पूछने वाले थे। लेकिन फिर वो कहता है, नहीं, इसका जवाब तुम खुद ढूंढो, खुद पता लगाओ कि मैं कौन हूँ और ये सब क्यों कर रहा हूँ। और फिर वो डेसू को एक डेडलाइन देता है, तुम्हारे पास सिर्फ 5 जुलाई तक का समय है और सिर्फ 5 दिन ही बचे हैं। बहुत कम समय है ना? सब कुछ पता लगाकर फिर मेरे पास आना। अगर तुम पास हो गए तो मीडो की जगह मैं खुद को मार लूंगा, और अगर तुम फेल हो गए
तो मीडो को मार दूंगा। अब तक डेसू चुपचाप एवरग्रीन की बातें सुन रहा होता है, लेकिन मीडो का नाम सुनते ही वो भड़क जाता है। अब वो एवरग्रीन पर हमला करने लगता है और उसका बॉडीगार्ड भी बीच में आ जाता है। लेकिन एवरग्रीन अपने बॉडीगार्ड को रुकने के लिए कहता है, क्योंकि उसे पता था डेसू उसे अभी तो नहीं मारेगा, क्योंकि डेसू अभी तक ये नहीं जानता था कि उसे 15 सालों तक बंद करके क्यों रखा गया था। अब डेसू एवरग्रीन को टॉर्चर करने के बारे में सोचता है, लेकिन एवरग्रीन इस बार भी उससे एक कदम आगे होता है। वो कहता है कि उसका दिल बहुत कमजोर है और इसी वजह से उसमें एक आर्टिफिशियल मोटर लगाई हुई है, और उस मोटर को रोकने के लिए उसके पास एक रिमोट स्विच भी है। अगर तुमने मुझे टॉर्चर करने की कोशिश की तो मैं बिना कुछ बताए आसानी से मर सकता हूँ। अब डेसू मजबूर होकर रुक जाता है और एवरग्रीन अजीब सी बातें करता हुआ वहां से जाने लगता है, लेकिन जाते जाते वो एक और बात बोलता है, वैसे आते वक्त तुमने मीडो का दरवाजा बंद किया था क्या? और बस इतना सुनते ही डेसू के होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत मीडो के घर की तरफ भागता है और वहां जाकर देखता है कि पार्क अपने आदमियों के साथ पहले ही पहुंच चुका होता है। उसने मीडो को दीवार के साथ बांध के रखा होता है और ये वही पार्क होता है जिसके दांत पहले डेसू ने उखाड़े थे। अब पार्क भी मीडो के सामने डेसू के दांत निकालने लगता है। जैसे ही वो डेसू का एक दांत निकालता है, मीडो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन असली बात ये होती है कि पार्क ने अभी तक डेसू का कोई दांत निकाला ही नहीं होता। यहाँ पर डेसू को थोड़ा थोड़ा समझ आने लगता है कि मीडो को सच में शायद उसकी परवाह है और अब पार्क सच में उसका दांत निकालने ही वाला होता है। लेकिन उसी वक्त उसे एवरग्रीन का फोन आ जाता है। एवरग्रीन उसे सब कुछ रोकने के लिए कहता है और अपने बॉडीगार्ड के थ्रू कैश भी भिजवाता है और पार्क भी एवरग्रीन की बात मान जाता है। अब पार्क वहां से जाने ही वाला होता है कि डेसू गुस्से से कहता है कि वो पार्क का हाथ काट देगा क्योंकि उसने मीडो को गलत तरीके से छुआ है, लेकिन पार्क उसकी बात को इग्नोर करता है और वहां से चला जाता है। उनके जाने के बाद डेसू और मीडू जल्दी से अपना सामान पैक करते हैं और वहां से निकल जाते हैं। अब एवरग्रीन को भी इस बारे में पता चल जाता है, लेकिन दूसरी तरफ डेसू और मीडू एक होटल रूम में रुके होते हैं और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से फिजिकल रिलेशन बनाने लगते हैं। और जब वो सुबह उठकर देखते हैं तो होटल रूम के टेबल पर एक पर्पल बॉक्स पड़ा होता है और जैसे ही डेसू उसे खोलकर देखता है उसमें पार्क का कटा हुआ हाथ होता है। अब डेसू तुरंत ही समझ आता है कि उस पर हिडन माइक्स और ट्रांसमीटर्स लगाए हुए हैं। अब वो अपने माइक्रोफोन्स को निकालने के लिए एक शॉप में जाता है और सभी माइक्रोफोन्स को निकलवा लेता है। बाद में जूहुआन के कंप्यूटर कैफे में मीडो एवरग्रीन नाम को ऑनलाइन सर्च कर रही होती है। उसके सामने एवरग्रीन नाम से जुड़ी बहुत सारे बिजनेसेस और कॉर्पोरेशंस खुल जाती हैं और वो कैजुअली उन सबको पढ़ रही होती है, लेकिन तब भी वो एक ऐसा नाम बोल देती है जिससे धीरे धीरे मूवी की असली मिस्ट्री समझ आनी शुरू हो जाती है। वो रैंडमली नाम पढ़ते पढ़ते एक स्कूल का नाम बोलती है जहाँ डेसू और जूहुआन पढ़ा करते थे और उस स्कूल का नाम होता है एवरग्रीन ओल्ड बॉयज सैंगोंग हाई स्कूल। अब ये उनके लिए सच में एक बहुत बड़ा क्लू था। मीडू और डेसू तुरंत स्कूल जाकर 1979 के स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड देखने लगते हैं और वहीं उनके सामने एवरग्रीन की फोटो मिलती है जिसके नीचे उसका असली नाम लिखा होता है, ली वू जिन। अब डेसू फोन पर जूहुआन से पूछता है, तुम क्लास ऑफ 79 के ली वू जिन को जानते हो क्या? लेकिन जूहुआन उसे पहचान नहीं पाता। तभी डेसू की नजर एक और नाम पर पड़ती है, ली सुआ, और उस नाम पर रेड पेन से कट लगा होता है। अब वो फिर से जूहुआन से पूछता है, तुम लिसुआ को जानते हो? जूहुआन कहता है, लिसुआ? लेकिन वो तो मर गई थी, पर वो मेरी ही क्लास में पढ़ती थी। डेसू पूछता है, वो कैसे मरी? तब जूहुआन कहता है, तुम्हें शायद उसकी डेथ के बारे में पता नहीं होगा क्योंकि वो तुम्हारे ट्रांसफर होने के बाद मरी थी। वो और बताता है, लिसुआ एक डैम पर गई थी और वहां से कूदकर उसने अपनी जान दे ली थी। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया, बेचारी, मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगता है। फिर डेसू पूछता है, वो कैसी थी? और यहीं से जूहुआन उसके बारे में बुरा भला बोलना शुरू कर देता है, जैसे कि वो कैरेक्टरलेस थी और वगैरह वगैरह। लेकिन उन्हें नहीं पता होता एवरग्रीन जो असल में ली वू जिन होता है वो उसी वक्त जूहुआन के कंप्यूटर कैफे में बैठा होता है, बिल्कुल जूहुआन के ऑपोजिट रो में, और चुपचाप उन दोनों की सारी बातें सुन रहा होता है। और जैसे वो लिसुआ के बारे में बुरा भला सुनता है उसका गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाता है। वो उठता है और सीधा जूहुआन को मार देता है। उसके बाद वहीं से जूहुआन के फोन से डेसू को बताता है, मेरी बहन कैरेक्टरलेस नहीं थी। अब डेसू जोर जोर से फोन पर चलाता रह जाता है, लेकिन ली वू जिन तब तक वहां से चला चुका होता है। अब डेसू मीडू को साथ लेकर सीधा गैंगस्टर पार्क के पास जाता है जिसका हाथ ली वू जिन ने पहले कटवा दिया था। अब दोनों का एक ही दुश्मन होता है, ली वू जिन, इसीलिए पार्क भी उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। और अब सभी उसी कमरे में खड़े होते हैं जहाँ डेसू को 15 साल तक बंद करके रखा गया था। यहाँ मीडो डेसू से पूछती है, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? लेकिन सच ये होता है, डेसू मीडो को उस कमरे में बंद करके ली वू जिन को मारने में फोकस करना चाहता था। वो मीडो को उस कमरे में बंद करता है और पार्क से कहता है, अगर मैं 5 जुलाई तक वापस नहीं आया तो उसे जाने देना। लेकिन फिर डेसू एक और सवाल पूछता है, जब मैं इस कमरे में बंद था क्या कोई मुझसे मिलने आया था? तब पार्क कहता है, हाँ ऐसा 3 बार हुआ था क्या? मैंने हिप्नोटाइज करने वाली गोली पानी में मिला दी थी। अब यहाँ तक आते आते हमें इतना तो समझ आ चुका था कि डेसू को हिप्नोटाइज तो जरूर किया गया था, लेकिन किस हद तक किया गया था ये अभी हमें आगे पता चलेगा। अब वहां से निकलकर डेसू स्कूल की एक पुरानी क्लासमेट के सैलून पर जाता है जो शायद लिसुआ को जानती थी, लेकिन सैलून वाली औरत को भी लिसुआ के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं होता। लेकिन वो एक दूसरी
लड़की को फोन लगाती है और डेसू के कहने पर पूछती है क्या तुम्हें लिसुआ के बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ पता है। लेकिन फोन वाली लड़की को भी कुछ ज्यादा नहीं पता होता। हाँ, वो इतना जरूर बताती है कि शायद जूहुआन को पता हो सकता है, क्योंकि उसे भी ये बात जूहुआन ने ही बताई थी। और फिर वो एक और शॉकिंग बात बोलती है, डेसू को तो लिसुआ के बारे में अच्छे से पता है, क्योंकि जूहुआन को भी ये सब डेसू ने ही बताया था। और बस ये सुनते ही डेसू फिर से कम्प्लीटली कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि अब उसे लिसुआ के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। अब डेसू कुछ याद करने की कोशिश में वापस स्कूल में जाता है। वो हर जगह देखते हुए अपनी पुरानी यादों से जुड़ने की कोशिश करता है। तभी हमें पास्ट के कुछ सीन दिखाए जाते हैं। एक लड़की स्कूल की ग्राउंड में साइकिल चला रही होती है और एक लड़का अजीब सी हरकतें करता हुआ कभी पोल पर उल्टा लटक जाता है और कभी बंदरों की तरह उछल रहा होता है। जैसे ही वो लड़की साइकिल से उतरती है, वो पोल के पास वाले बेंच पर आकर बैठ जाती है और वो लड़का उसे इम्प्रेस करने के लिए और भी फनी हरकतें करने लगता है। तभी वो लड़की कहती है, तुम डेसू हो ना, मैंने सुना है तुम लड़कियों में काफी पॉपुलर हो। उसकी बातों से साफ लग रहा होता है कि वो डेसू में इंटरेस्टेड है। लेकिन जैसे ही डेसू उसके पास आकर प्रॉपरली बात करने लगता है, वो अचानक उठकर चली जाती है। अब पास्ट और प्रेजेंट के सीन एक साथ चल रहे होते हैं। प्रेजेंट में डेसू क्लासरूम में जाकर बैठता है, तब भी उसे पास्ट का एक और सीन याद आता है। स्कूल की सीढ़ियों से एक लड़का भागते हुए कहीं जा रहा होता है। डेसू उसका पीछा करते करते एक रूम तक पहुंच जाता है और वहां जाकर वो देखता है कि वही भागने वाला लड़का उसी लड़की से मिल रहा होता है जो पहले ग्राउंड में डेसू के पास बैठी थी। डेसू भी रूम की खिड़की से अंदर जाकर देख रहा होता है। वो लड़का उस लड़की की फोटोज ले रहा होता है। पहले तो सब नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो दोनों नॉनवेज हरकतें शुरू कर देते हैं। अब मूवी यहाँ पर डायरेक्टली कुछ नहीं बताती, लेकिन हमें अंदाजा होने लगता है कि वो लड़की लिसुआ ही थी। अब पास्ट का सीन ही कंटिन्यू हो रहा होता है। अब डेसू घर जाकर जूहुआन को ये सब बताता है और ये बात सुनते ही जूहुआन वहाँ से जाने लगता है। लेकिन डेसू पूछता है, अब तुम कहाँ चले। तब जूहुआन बताता है कि वो एक लड़की के साथ डेट पर जा रहा है और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही होती है जिसे सलून वाली औरत ने फोन लगाया था। अब सीन प्रेजेंट में आता है और डेसू धीरे धीरे पूरा माजरा समझ चुका होता है। अब वो सीधा लिवुजिन से मिलने के लिए निकल पड़ता है। अब उसे समझ आ चुका होता है कि लिवुजिन की पहेली ही उसका ड्रेस थी। उसकी पहेली की लाइंस असल में एक बुक के चैप्टर नंबर 6 और 4 से ली गई थी और उन क्लूज के अकॉर्डिंग वो एक ऊंची बिल्डिंग में रहता था। अब डेसू सीधा एक ऊंची सी बिल्डिंग में पहुंच जाता है। वहां जाकर वो देखता है कि बिल्डिंग में सिर्फ 4th और 6th फ्लोर ही है। 64th फ्लोर जैसा कुछ था ही नहीं। तब वो सीधा लिफ्ट में जाता है और देखता है कि उसमें पेंट हाउस का भी एक स्विच है। वो तुरंत उसे प्रेस करता है, लेकिन पेंट हाउस में जाने के लिए पासवर्ड चाहिए होता है। अब डेसू बार बार 4 और 6 के कॉम्बिनेशन में पासवर्ड ट्राई करता है, सब गलत निकलते हैं और लिफ्ट का सायरन बजना शुरू हो जाता है। और तभी एक हैरान कर देने वाला मोमेंट आता है। लिवुजिन और उसका बॉडीगार्ड भी वहां पहुंच जाता है और उसका बॉडीगार्ड पासवर्ड 6040 एंटर करता है। उसके बाद तीनों लिफ्ट में चढ़ जाते हैं। अब लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर जा रही होती है। पूरा माहौल बिल्कुल साइलेंट होता है। तभी बॉडीगार्ड लिवुजिन को एक हैंडगन देता है और वो जिन भी उस गन को चुपचाप अपनी पॉकेट में रख लेता है। और फिर से वहाँ एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है, जैसे तीनों एक दूसरे को जानते ही ना हो। लेकिन तब भी डेसू कुछ ऐसा बोलता है जिससे ऑडियंस अंदर तक हिल जाती है। इस साइलेंस को तोड़ते हुए डेसू कहता है, तुम अपनी बहन के साथ सोए थे ना। अब इतनी बात सुनते ही लिवुजिन बस इतना कहता है, चलो ऊपर जाकर बात करते हैं। और जैसे ही वो सब ऊपर पहुंचते हैं, वो जिन अपने आदमियों को डेसू को मारने का ऑर्डर देता है। लेकिन डेसू बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए 3-4 आदमियों को फटाफट गिरा देता है और फिर सीधा लिवुजिन पर हमला करने के लिए बढ़ जाता है। लेकिन इस बार भी उसका बॉडीगार्ड बीच में आ जाता है। हैरानी की बात ये होती है कि वो बॉडीगार्ड अटैक नहीं करता, वो बस इतना कहता है, बैठकर बात करते हैं। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। थोड़ी देर बाद वो जिन नहाकर बाहर आ जाता है और डेसू फिर से वही सवाल करता है, तुम अपनी बहन के साथ होते थे ना, और मैंने उस बात की अफवाह फैलानी शुरू कर दी थी, इसीलिए तुम्हारी बहन ने कूदकर अपनी जान ले ली थी। तब वो वूजिन को ये भी कहता है, जो तुमने मुझे पता करने के लिए कहा था मैंने कर लिया और मैं जीत चुका हूँ और अब वादे के अनुसार तुम्हें अपने आप को मारना होगा। तब वूजिन धीरे से कहता है, तुम्हारी अफवाह इतनी फैल गई थी कि लिसुआ प्रेग्नेंट है, लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं थी। तुम्हारी अफवाहों ने उसे प्रेग्नेंट बना दिया। वो कहता है कि धीरे धीरे लिसुआ खुद भी उन अफवाहों को सच मानने लग जाती है। कभी सोचा है उसे कैसा लगता होगा ये सोचकर कि वो उस बच्चे की माँ बनने वाली है जो उसका भतीजा भी लगता हो। कभी सोचा है? और फिर वूजिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलता है जो इस मूवी को 1 मिनट में उल्टा देती है। वो कहता है, क्या तुमने पोस्ट हिप्नोटिक सजेशन के बारे में सुना है? जब किसी को हिप्नोटाइज करते वक्त उसके दिमाग में कुछ सजेशन डाल दिए जाते हैं और बाद में वही चीजें उसे कंट्रोल करने लगती हैं। और फिर वो बताता है उसने डेसू और मीडो दोनों को हिप्नोटाइज किया था और जब डेसू को हिप्नोटाइज किया गया था तो उसका पहला सजेशन ही था आजाद होते कि एक रेस्टोरेंट में जाना, और जैसे ही मीडो ने तुम्हारा हाथ पकड़ा तुम्हें एक अजीब रिएक्शन होने लगा जिसकी वजह से तुम बेहोश हो गए। वूजिन ये भी बताता है कि डेसू का हर एक कदम उसके प्लान का एक हिस्सा था। उसके बाद वूजिन एक लेजर लाइट उठाता है और सामने रखे एक पर्पल बॉक्स पर पॉइंट करता है। जैसे ही डेसू उस पर्पल बॉक्स के अंदर देखता है
वो वही जम जाता है, जैसे कि वो एक जिंदा लाश बन गया हो। और सच कहूँ, यहाँ पर ऑडियंस के लिए भी इस मूवी को हजम करना मुश्किल हो जाता है। उस पर्पल बॉक्स में डेसू की पुरानी फोटोज होती हैं, उसकी वाइफ और उसकी छोटी सी बेटी के साथ। लेकिन जैसे जैसे डेसू फोटोज को आगे देखता जाता है, उसकी बेटी की उम्र बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे उसकी बेटी की उम्र बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे डेसू अंदर से खत्म होता चला जाता है। क्योंकि उसकी बेटी कोई और नहीं बल्कि मेडू ही थी, वही मेडू जिसके साथ वो पहले फिजिकल रिलेशन में आ चुका था। और दूसरी ओर मेडू को भी डेसू का 15 साल पुराना खरीदा हुआ गिफ्ट दे दिया जाता है। अब डेसू गुस्से और शौक में वो जिन को मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन इस बार वो जिन का बॉडीगार्ड उसे बुरी तरह पटकना शुरू कर देता है। दोनों के बीच काफी ब्रूटल फाइट चलती है और एक मोमेंट आता है जब डेसू उस बॉडीगार्ड के कान में कैंची घुसा देता है, जिससे उसका सुनना लगभग बंद हो जाता है। लेकिन फिर भी वो डेसू को दबोच कर खड़ा होता है। तब वो जिन अपने बॉडीगार्ड को रुकने के लिए कहता है, लेकिन जब वो नहीं रुकता तो वो जिन उसी हैंडगन से उसे गोली मार देता है जो बॉडीगार्ड ने थोड़ी देर पहले उसे दी थी। अब डेसू वो जिन से कहता है, मीडू को तो इस सच के बारे में नहीं पता है ना। तब वो जिन कहता है, तुम उसे पार्क के पास छोड़कर क्यों आए थे? वो हमेशा ही मेरा वफादार था। फिर वो पार्क को फोन लगाता है और मीडू की बात डेसू से करवाता है। वहाँ मीडू बताती है कि उसके सामने एक पर्पल बॉक्स रखा हुआ है और पार्क उसे जबरदस्ती खोलने के लिए कह रहा है। अब डेसू घबरा कर बार बार कहता है, प्लीज प्लीज उसे मत खोलना। फोन कट होते ही डेसू लीवो जिन के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर देता है। वो भीख मांगता है, इतना तक कि उसके शूज को अपनी जुबान से साफ करने लगता है और कहता है, मैं तुम्हारा कुत्ता बनकर रहूंगा, बस मीडू को यह सच मत पता चलने देना। और फिर एक ऐसा मोमेंट आता है, डेसू वो जिन के सामने कैंची से अपनी जुबान काट देता है। उसके बाद वो इशारे से वो जिन को पार्क को फोन करने के लिए कहता है। अब वो जिन फोन करके बस इतना बोलता है, उस बॉक्स को बंद ही रहने दो। इतना कहने के बाद वो जिन लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगता है और जाते जाते वो कहता है, अब मेरे पास जीने का कोई मकसद नहीं बचा। तब उसे वो पल याद आता है जब लिसुआ ने उसके सामने डैम में छलांग लगाई थी। और फिर लिफ्ट के अंदर वो जिन खुद को गोली मार देता है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। अगर मेरी वीडियो में गलती लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, उस पर काम किया जाएगा।